कुछ डिवाइसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें 3 डिवाइसेस की बात करते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। यहाँ पे 3 मीटर की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। सुनो देखो, ये ना तीनों एक जैसे ही होते हैं, तीनों एक जैसे होते हैं। पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा गैल्वेनोमीटर है, कौन सा एमीटर है, कौन सा वोल्टमीटर है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हम बता सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्टमीटर है और ये एमीटर है। वो ये है कि इनके बीच में देखो यहाँ पे लिखा होता है, अगर ये ए लिखा हुआ है तो मतलब ये एमीटर है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो ये वोल्टमीटर है। सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड्स ए और वी, इन्हीं 2 सिम्बल्स की वजह से हम पता कर पाते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, वोल्टमीटर है या फिर एमीटर है। और गैल्वेनोमीटर में भी ये जी लिखा होता है, ठीक है। अगर ये लिखे ना हो तो बता भी नहीं सकते कि कौन सा मीटर कौन सा है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये इनके सिम्बल्स देखें। तो ये क्या है? गैल्वेनोमीटर, ये क्या है? एमीटर, और ये क्या है? वोल्टमीटर। अब इनके 3 कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे यूज़, इनका यूज़ क्या होता है सबका, हाउ टू कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है इनमें, कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का जो यूज़ होता है, जो ये यूज़ जिस हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट करंट को फाइंड, मतलब डिटेक्ट मतलब ये ना, जो गैल्वेनोमीटर मान लो अगर हम किसी में ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये बता देता है कि इसमें करंट है या नहीं। ये वैल्यू नहीं बताता। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, करंट है या नहीं, करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं। ये नहीं बताता कि करंट कितना है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ ये बताता है कि ठीक है, हाँ इसमें करंट है। जैसे इसको करंट पता चलेगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, इस तरफ डिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्लेक्शन ये बता देता है कि हाँ है करंट, डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब करंट है, और डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट चल ही नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही फाइंड किए जाते हैं कि अगर करंट फाइंड करना होता है तो वो गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसका मतलब उसमें से करंट चल रहा है, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट कैसे होते हैं? सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? सीरीज़ में। रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर। एमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में 3 बातें समझ में आ गई। क्या क्या बोला मैंने? यूज टू डिटेक्ट करंट, हाउ टू कनेक्ट इन सीरीज, और रेजिस्टेंस 0। एमीटर होता है टू फाइंड करंट। ये करंट की वैल्यू बता देता है, यस रीडिंग आ जाती है एमीटर में, रीडिंग बता देता है, ये करंट की वैल्यू बता देता है ये। तो इसका काम क्या है? करंट को फाइंड करना, ठीक है। कनेक्ट सीरीज़ में होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है वैसे ही ये कनेक्ट होता है, और रेजिस्टेंस भी इसमें 0 ही होती है। इन दोनों का ये तो सेम ही है। यहाँ पे ये सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं दोनों, और रेजिस्टेंस दोनों के 0 होते हैं। इसमें बस ये बता देता है कि करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये इसकी वैल्यू भी बता देता है, ठीक है। एमीटर का यूजेस पता चल गए, क्या क्या होता है, यूज़ क्या है इसका? टू फाइंड करंट। रेजिस्टेंस 0 होता है, हाउ टू कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टमीटर तो होता ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए होता है। ये तो 9th-10th में भी पढ़ा है ना। वोल्टमीटर किस लिए होता है? पढ़े तो चलो सारे ही हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ा हुआ शायद, पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। क्या था? वोल्टमीटर का यूज़ क्या होता है? टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है भाई ये। और ये जो कनेक्ट होता है ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें? पैरेलल में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो तो सेम है, ये इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। इनके 2 चीज़ तो मिल रही है, इसकी कुछ नहीं मिल रही। तो तीनों ये बातें पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, कनेक्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, यूज़ होता है, डिटेक्ट करता है करंट को, सीरीज़ में कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है। एमीटर में ये इस फाइंड करता है करंट को, सीरीज़ में कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है। वोल्टमीटर का काम होता है टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड थी, कुछ और नहीं था इसमें। चलें आगे, चलो जी। इसमें ना ये कह रहा है कि ये बताओ कि डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू बताओ, फाइंड करो, डिफ्लेक्शन फाइंड करो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसमें क्या बताना है? डिफ्लेक्शन बताना है।
सुनो देखो, करंट बैटरी में से आता है, यहाँ से करंट आ रहा है मान लो, ठीक है, वैल्यू का कुछ नहीं करना, करंट आ रहा है यहाँ पे ये, तो करंट बताओ यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन बताना है, डिफ्लेक्शन आएगा कितना आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये बताना है। सुनो देखो, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, नो डिफ्लेक्शन आंसर क्या है इसका, ज़्यादा बड़ा हो गया, नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि करंट हमेशा ऐसे रास्ते को चुनता है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। कैसे रास्ते को चुनता है, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। देखो इसमें रेजिस्टेंस है नहीं है, तो करंट ऐसे आके ऐसे चला जाएगा इजीली, क्योंकि करंट को कोई रोकने वाला तो है नहीं, है ना। तो करंट ये अपना पाथ क्यों चुनेगा, है ना, ये वाला पाथ चुन के चला जाएगा। करंट उस पाथ को चुनता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं आते, जिसमें रेजिस्टेंस आता है उस पाथ पे नहीं जाता करंट। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कभी भी नहीं जाएगा, सीधा यहाँ से जाके यहाँ पे चला जाएगा। गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पे क्या काम है, नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, करंट ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो करंट सीधा यहाँ से आके यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऐसा रास्ता पसंद करता है करंट जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। अब मान लो ऐसा है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ से करंट आ रहा है। तो बताओ इस रेजिस्टेंस से जाएगा या इस रेजिस्टेंस से जाएगा, बताओ। तो दोनों में से जाएगा, यस, तो दोनों में से जाएगा। अगर ऐसा हो तो दोनों में से जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि एक रास्ते में रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक रास्ते में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये इसी पाथ को चूज करेगा, ठीक है। अगर दोनों में रेजिस्टेंस है तो दोनों में जाएगा, दोनों में, फिर तो करंट जाएगा, पक्का जाएगा। अगर एक में है और एक में नहीं है तो जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ से नहीं जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि करंट ही पास नहीं कर रहा। क्लियर, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब इसने क्या बोल दिया कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर A1 और A2। यहाँ पे दो एमीटर लगे हुए हैं, एक है A1 एक है A2, इन दोनों में से रीडिंग बतानी है, रीडिंग बतानी है कि कितनी रीडिंग हुई। देखो करंट तो चल ही रहा है, तभी तो एमीटर का यूज़ है ना। करंट तो जाएगा ही, बैटरी लगी है तो करंट तो जाएगा ही। पहले करंट की वैल्यू फाइंड कर लो कि करंट कितना जाएगा। करंट कैसे करेंगे, I इक्वल टू में V/R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 80, बाय में R रेजिस्टेंस कितना है 42, मतलब ये 2 एम्पियर का करंट चलेगा इस बैटरी में से। कितना, 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। अब बताओ ये इधर ऐसे जाएगा या इधर जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें तो जाएगा ही नहीं, आई इसमें 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसमें ये नहीं जाएगा। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है इसलिए इजी है ये, तो ये इसमें जाएगा। तो इसमें से कितना जाएगा, 2 एम्पियर का जाएगा। तो ये रीडिंग दिखा देगा यहाँ पे कि कितना करंट आया, 2 एम्पियर का है। तो A1 में से तो कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और A2 में से कितना जाएगा 0 एम्पियर। 0 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट यहाँ से ही चला जाएगा वापस, यहाँ नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो, है ना। तो इसमें से तो रीडिंग कुछ दिखेगी नहीं, तो 0 ही आएगा। और इसमें तो कितना दिखेगी, 2 एम्पियर दिखेगी। तो वो हमने बता दिया जो हमें दिखा, है ना। चलो आगे चलते हैं। सुनो देखो, अभी ये क्वेश्चन है, देखो इसमें रेजिस्टेंस दोनों में गिवन है, यहाँ पे 30 ओम, यहाँ पे 10 + 20 ओम, ठीक है, दोनों में गिवन है। तो ये तो पक्का है कि करंट यहाँ से चलेगा तो दोनों में ही जाएगा, दोनों में ही जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर दोनों पाथ में रेजिस्टेंस है, दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस है, तो करंट पक्का दोनों रास्ते से जाएगा। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस है और एक पाथ खाली है, तो जो पाथ खाली है उसमें से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस वाले में से नहीं जाएगा। यही बात कर रहे थे। तो पहले जो क्वेश्चन किए वो हम किस पे बात कर रहे थे कि कहाँ से जा रहा है करंट, खाली पाथ है वहीं से जा रहा है। अब देखो दोनों जगह रेजिस्टेंस दे दिए, तो अब कैसे करेंगे। सुनो देखो, ये 30 हो जाएगा, 30 ओम, ये 30 और ये 30, ये किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 ओम, 15 आ जाएगा ना। देखो ये दोनों सीरीज़ में तो कनेक्टेड, सीरीज़ में तो ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 30, ये 30 और ये 30 किस में है,
पैरेलल में है तो ये कितना आ जाएगा 15। तो अब पहले आई की वैल्यू फाइंड कर लें। आई क्या होता है, वी बाय में आर, यही होता है। वी वोल्टेज कितनी है 80 मीटर, तो 80 मीटर क्या होता है 80 वोल्ट। आर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ये 15 ये, मतलब 4 एम्पियर। मतलब इस बैटरी में से 4 एम्पियर का करंट चलेगा। कितना 4 एम्पियर। यहाँ कितना आया 4 एम्पियर। अब पता है इसका आंसर क्या है, दोनों का आंसर है 2 एम्पियर। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो इस केस में जो ये करंट जाता है ये हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है हाफ हाफ। तो इसमें से कितना जाएगा 2 एम्पियर और इसमें से भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर। तो देखो दोबारा से सुन लो मैंने क्या बोला कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम है। देखो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 10 + 20 30 है। तो इस केस में जो करंट आता है वो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाता है। मतलब हाफ तो जाएगा यहाँ से और हाफ जाएगा यहाँ से, हाफ जाएगा इस रास्ते से, हाफ जाएगा इस रास्ते से। तो 4 आ रहा था तो 2 इधर से चला गया और 2 इधर से चला गया। क्लियर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो जो करंट आता है वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर। ठीक है, आगे चलें। चलो, तो आंसर क्या आ गया 2 एम्पियर और यहाँ पे भी 2 एम्पियर। ये भी 2 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा और ये भी 2 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा। अब ये क्वेश्चन सुन लो, इसमें भी क्या बोल रहा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर A1 और A2, दोनों में रीडिंग बतानी है। वही सेम वही तरीके से करेंगे। सुनो देखो, इसमें ये दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 20 ओम। 20 ओम आ जाएगा ना। ये 20 और ये 10 ये सारे किस में है सीरीज में। तो नेट आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 20 + 20 + 10 50। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास 20। क्या फाइंड करना है हमें, करंट। पहले करंट कर ले फाइंड। वोल्टेज 150 बाय में आर इफेक्टिव 20। ओह 20 कहाँ से आ गया 50 है। बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ। 3 एम्पियर। मतलब जो करंट चलेगा वो कितना चलेगा 3 एम्पियर चलेगा बैटरी में से। मतलब इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाली से निकलता है 3 एम्पियर 3 एम्पियर और यहाँ से कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। तो ये A1 तो कितनी दिखाएगा 3 एम्पियर ही दिखाएगा। इसमें रीडिंग कितनी आएगी 3 एम्पियर ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना आ गया 3 एम्पियर। अब देखो ये 40 और ये 40, मतलब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इस केस में से जो आने वाला करंट है वो क्या हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 और यहाँ पे भी कितना आएगा 1.5 एम्पियर। तो एमीटर 2 मतलब A2 में से कितना करंट जाएगा, कितनी रीडिंग दिखा देगा ये, तो कितनी दिखाएगा 1.5 एम्पियर दिखाएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। क्या है इसमें ये देखो 20 ये 30 ये कितना हो जाएगा 50 ओम। 50 ये किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा सीरीज में। कितना आएगा फिर यहाँ पे 25 ये 25 ये 10 और ये 10 ये सारे किस में है सीरीज में। तो 25 + 10 35 35 + 10 45। तो जो आर इफेक्टिव है वो कितना आ गया हमारे पास 45। आई की वैल्यू निकालें V/R। V की वैल्यू कितनी है 270 बाय में 45। किस पे कटेगा ये 30 बाय में 5 30 बाय में 5। सिक्स एम्पियर। मतलब इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 6 एम्पियर। इसमें से भी 6 एम्पियर। तो ये A1 तो कितनी रीडिंग दिखाएगा 6 एम्पियर की दिखाएगा। तो यहाँ पे 6 एम्पियर
ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। अब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो फिर से सेम है, 50 + 50, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, तो इस केस में जो आने वाला करंट है वो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एम्पियर और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 एम्पियर। मतलब जो ये A2 लगा हुआ है ये क्या दिखाएगा, रीडिंग 3 एम्पियर। यस, चलिए आगे, ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। अब इसने रीडिंग पूछ ली वोल्टमीटर की, ठीक है, वोल्टमीटर में रीडिंग कितनी आएगी बताओ। चलो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं कि आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ये 100 और ये 100 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इसका आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 50 ओम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कितना है इनफाइनाइट, और यहाँ पे कितना है 40 ओम। तो अगर ऐसा हो तो इसमें ये 40 आ जाता है, क्या आ जाता है इसमें, ये 40 ही आ जाता है आर इफेक्टिव। यहाँ पे 20 होता है तो 20 आ जाता, 30 होता है तो 30 आ जाता। अगर इनफाइनाइट से अगर कनेक्टेड है तो ये दूसरा जो कनेक्टेड है वही आ जाता है सेम आर इफेक्टिव इन दोनों का। ठीक है जी, ये 50, ये 40, ये 10 किस में, सारे सीरीज़ में, सबको क्या कर देंगे ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास आर इफेक्टिव कितना 100 आ गया। क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, क्या करेंगे V में R, V है 200, R है हमारे पास 100, तो आ जाएगा 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना जाएगा 2 एम्पियर, इधर भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। अब देखो इसमें से जो ये बैटरी के क्रॉस कितना होता है, IR होता है, बैटरी के अक्रॉस कितना होता है IR होता है, तो यहाँ भी इसके अक्रॉस भी वोल्टमीटर के अक्रॉस भी IR ही हो जाएगा, IR। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 इंटू में R रेजिस्टेंस 40 मतलब 80 वोल्ट, तो ये यहाँ पे 80 वोल्ट दिखा देगा। ठीक है, जो बैटरी के क्रॉस होता है वही किसके क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे वोल्टमीटर के। और इसमें देखो ये 100 यहाँ से मान लो 2 एम्पियर गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 क्यों आया, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वही कर दिया हमने। क्लियर, ओके। ये तो सेम नहीं है क्या, नहीं सेम नहीं है, देख लो सुन लो। पहले क्या निकालना है, आर इफेक्टिव निकालना है। इन दोनों का कितना आएगा बताओ, 20 ओम, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, हाफ हो जाएगा 20 ओम। इन दोनों का बताओ, ये 10 तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ये 20 ये 5, 25 प्लस में ये 25 कितना हो जाएगा 50। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। ठीक है, आई निकालें V/R करके, V की वैल्यू कितनी है, V की ये रही, R 5 हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 6 एम्पियर। मतलब इसमें से करंट कितना चलेगा 6 एम्पियर का, इधर भी 6 एम्पियर का, यहाँ पे भी 6 एम्पियर का। अब इसमें से क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा IR हो जाएगा, तो I इंटू में R मतलब 60, मतलब इसमें रीडिंग जो आएगी वो आ जाएगी 60 वोल्ट। कितनी आ जाएगी 60 वोल्ट आ जाएगी। यस, ये रीडिंग दिखा देगा वोल्ट मीटर 60 वोल्ट की। ठीक है, वोल्ट की, वोल्ट। और ये देखो ये 40 तो इधर कितना जाएगा 30, और इधर भी कितना जाएगा 30, क्यों 3 और इधर भी 3। ठीक है, हाफ हो जाएगा ना, जो करंट आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इन रेजिस्टेंस, देखो ये इस नाम का एक साइंटिस्ट था व्हीटस्टोन। ठीक है, इसने अपना एक लो दिया, इसने क्या बोला, व्हेन 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ स्पेशल वे एज शो बिलो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। इसने क्या बोला कि 5, या फिर इसने तो यही बोला था कि अगर 5 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें किस में, एक स्पेशल वे में, 5 रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर दें एक स्पेशल वे में, जैसे ये नीचे देख रहे हो आप वे, इन वे में अगर कनेक्ट कर दें
तो इसे बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो इसने ये भी बोला कि मान लो अगर यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 R1 बाय R2 इक्वल टू है R3 बाय में R4, अगर ऐसा हो, ये डिवाइडेड बाय में ये इक्वल है, ये डिवाइडेड बाय में ये, तो जो ये बीच में से जाने वाला है ना, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसे जीरो मान सकते हैं, इसे हटा सकते हो आप, कोई नीड नहीं है इसके बीच वाले की। जैसे इसमें ये R1 बाय R2 अगर इक्वल है R3 बाय R4 के, तो इसमें ये इसका कोई काम नहीं, आप इसे हटा सकते हो, कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो है, कोई काम नहीं है इसका, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। ऐसे इसमें भी इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। अगर R1 बाय R2 किसके इक्वल हो? R3 बाय R4 के इक्वल हो, तो इसका कोई भी काम नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को इसने क्या बोला? व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। यस, ये इसका लॉ था। ठीक है, और ये ना मतलब ऐसे ही कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, R1 बाय R2 इक्वल नॉट इक्वल टू R3 बाय R4 है, तो इस केस में फिर ये लॉ ही नहीं है। फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज इन रेजिस्टेंस, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। इसकी हम बात ही तब करेंगे जब इस तरीके में, इस टाइप में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, तभी इसकी बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे ही टाइप होनी चाहिए ये कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही टाइप होना चाहिए। दूसरा, ये इक्वल होना चाहिए, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नहीं है तो इसके बाद नहीं करेंगे, अगर है तो हम इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले को हटा सकते हैं। देखो इसने बोल भी रखा है कि इफ़ R1 by R2 is equal to R3 by R4, then no current will flow in middle branch. This is called Wheatstone bridge principle. इसने ये प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, इसने यही बोला कि अगर ये R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल है? R3 बाय में R4, तो इस बीच वाली जो इन दोनों के बीच में, इन चारों के बीच में या दोनों के बीच में जो ये ब्रांच है, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, आप इसे हटा सकते हो, ज़ीरो है यहाँ पे, कुछ नहीं है, कोई करंट नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है? ऐसा होना चाहिए। दूसरा, ये ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए, कुछ ऐसे उल्टे उल्टे नहीं, जो हमने पहले किए उसमें तो ऐसा था ही नहीं, ऐसे ही स्ट्रक्चर होने चाहिए, और कम से कम 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ये भी बात थी, ये तो मतलब 3 रजिस्टर में कैसे करोगे? 3 में तो कर ही नहीं सकते ना, 5 कम से कम होने चाहिए। इसने तो 5 ही बताई। फिर और सेंटेंस आया, कहता मैं भी लो देता हूँ। इसने ऐसा ही एक बना दिया, मतलब यहाँ पे एक और कर दिया और एक ऐसे ऐसे कर दिया। इसने कहा कि ठीक है 7 भी हो जाएंगे, तो 7 तो हो ही सकते हैं इसमें भी मान लो ऐसा कर दें, यहाँ पे एक आ जाएगा, इसमें ये रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है, एक यहाँ पे कर दिया। कहते ये दोनों हटा सकते हैं। एक नया सेंटेंस आया, बोला आप दोनों ही हट जाएंगे, तो दोनों तो हटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसने जो ये व्हीटस्टोन था, इसने तो 5 रेजिस्टेंस का बताया था। एक और सेंटेंस आया, बोला मैं भी अपना नया लो देता हूँ। इसने क्या बोला कि अगर 7 रेजिस्टेंस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 रेजिस्टेंस हो तो भी हट जाएंगे। फिर एक और आया, कहता ठीक है लो, एक और बना दिया उसने ऐसे करके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कहता ये तीनों हट जाएंगे। अब ऐसे भाई करते रहो, ये तो हटेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेन किसने बताया था? इसने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसने व्हीटस्टोन नहीं बताया था। ऐसे तो आगे चलाते रहो, इन बीच में तो किसी में करंट आएगा ही नहीं। लेकिन इसने 5 के लिए बताया था, लेकिन ये 5 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो तब इसका लो है, अदरवाइज़ नहीं है। समझ में आ गया क्या क्या कंडीशन है इसके लॉस की? एक तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे और होता तो क्या कर देते, R5 इक्वल टू में R6 हो जाता। अगर ये आगे ऐसे बढ़ता रहता तो नहीं, अगर मान लो यहाँ पे R6 करते, यहाँ पे R7 होता और यहाँ पे R8 होता, तो R7 बाय में R8 हो जाता। ठीक है, ऐसे आगे चलते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले में किसी में भी करंट नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? ये इक्वल होना चाहिए, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, ये सारे इक्वल होने चाहिए। 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होने चाहिए, 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होने चाहिए। और क्या बोला, और क्या कंडीशन थी? बस ये ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, देख लो दिख रहे हैं जैसे, ठीक है, बस यही बात थी। इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसे क्या बोला? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुनो देखो, अब क्या है इसमें, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। अब ये उस पे क्वेश्चन है, किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज इन रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। ए और बीच में क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो पहले दिस अपॉन दिस मतलब 2/6 दिस अपॉन दिस के इक्वल है या नहीं बताओ, है 1/3 1/3, तो 1/3 इक्वल टू में 1/3 मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा ही है, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो इस केस में से इसे हम हटा सकते हैं, यही तो था इसका प्रिंसिपल, इसे हम हटा सकते हैं। हटा दो, बताना क्या है, रेजिस्टेंस बताना है। तो ठीक है, ये किसमें सीरीज में है और ये भी किसमें सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय में 5 + 15 कितना आ जाएगा ये 75 बाय में 20। तो दिस इज द आंसर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, मेन क्या था ये तो हम निकाल चुके हैं हम पहले भी बहुत बार। मेन तो यही था कि इसका प्रिंसिपल कैसा है। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये ऐसे तो सेम दिख नहीं रहे, लेकिन कटर पिटी करके तो सेम ही आ रहे हैं ना। तो इस केस में से ये वाला हटा सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें से कोई करंट नहीं पास होगा, यही बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन से। क्लियर? आगे चलते हैं, चलो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स ए एंड बी, दो सर्किट है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं पहले। देखो 1/2 इक्वल टू में 2/4 1/2, तो ये 1/2 इक्वल टू क्या है 1/2 है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल है किसके, दिस अपॉन दिस के, ऐसा ही है। ठीक है, यही कंडीशन होती है इसके प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। तो ऐसा है, तो इस केस में इसे क्या कर दे, हटा दे। इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इसमें से करंट तो जाएगा नहीं, तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, ये कितना हो जाएगा 3 ओम और ये कितना हो जाएगा 6 ओम। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 18 बाय में 9 मतलब 2 एम्पियर रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ओम आ जाएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे 1/2 सुनो, देखो ये नहीं है, ये फॉलो ही नहीं करेगा उस रूल को। देखो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। लेकिन इसमें ये स्टार्ट हो रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये इधर भी चला जाएगा, है ना। तो ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा उसे। ऐसा ही होना चाहिए कि जो करंट आ रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, थर्ड में होगा तो इसमें तो चला ही जाएगा। किसमें होना चाहिए, सिर्फ 2 में डिवाइड होना चाहिए। देखो पीछे भी यही सब कुछ था, यहाँ पे भी देखो 2 में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 में डिवाइड हो रहा है, देखो 2 में डिवाइड होगा, ऐसे जाएगा तो 2 में डिवाइड। इसने क्या बोला था डेफिनेशन में, एज शो बिलो द स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यही होना चाहिए कि जब करंट आएगा तो ये 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होएगा, करंट आएगा तो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होएगा। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अगर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, चाहे कहीं से आए, 3 पार्ट्स में हो रहा है तो ये नहीं है। इसका इस पे वो हम प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। व्हीटस्टोन किसके लिए वैलिड है, जब ऐसा ही स्ट्रक्चर हो, जब करंट आए 2 ब्रांचेज में जाए और कम से कम कितने 5 क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी हो सकते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है, और ये इसके इक्वल होनी चाहिए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तभी ये व्हीटस्टोन वाला प्रिंसिपल फॉलो होएगा। आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन सुन लो। देखो 10 अपॉन दिस करेंगे 4/4 इक्वल टू में दिस अपॉन दिस 4 = 4, दोनों इक्वल है।
दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे कट करोगे तो भी 1 ही आएगा, इक्वल है। तो इस केस में इसे हटा दे, इसे क्या करते हैं, हटाते हैं, हटा दिया वहीं से। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका कोई रोल नहीं है, हटा सकते हैं इसे, हटा दिया। ठीक है, अब ये 4 किस में कनेक्टेड है? ये दोनों 4 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसे एक को हटा दे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 ओम। ये 4 और ये 4 ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में है, तो इन दोनों को हटा के एक लगा दे, कितना आ जाएगा 8 ओम, और ये यहाँ पे 4 ओम तो है ही, 4 ओम। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से एक करंट आ रहा है, रुको 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 रुको, इसे मत छोड़ो क्योंकि ऐसा नहीं, इसकी शेप ऐसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देख लो एक बार, देखो करंट भी आ रहा है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये भी ध्यान दे लेना कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में, 3 या 4 5 इनमें अगर डिवाइड हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है। किसमें होना चाहिए? सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। ऐसा आएगा। आर इफेक्टिव निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं इसका। 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। जब ये ऐसे रेजिस्टेंस लगे हो पैरेलल में, तो उनका आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? 1/R1 करके, 1/R2 करके, प्लस में 1/R3 करके। यस, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, 8 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, 4/8। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास 2, तो 2 ओम आ गया आर इफेक्टिव। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये वही है, अभी तो हम ये एक ही बात कर रहे थे कि एक को हटा रहे हैं, यहाँ से सीधा कनेक्ट हो जाता। ये मैंने पहले भी बता दिया वैसे तो, कि अगर ये सीधा कनेक्ट हो जाता है तो हम इसे हटा देते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, इसे हम भूल जाओ एक बार कि ऐसा सीधा कनेक्ट है ये, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। तो क्या करते थे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसे हटा देते थे। लेकिन ये ऐसा एक और आ जाए, ऐसा एक और आ जाए तो इन दोनों को हटा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इक्वल टू R5/R6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इक्वल टू R5/R6, ये होना चाहिए। तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं। Then R7 and R8 can be removed to find R effective। क्या हटाना है? R7 को और R8 को हटा सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन करते हैं अब आगे। ये है तो वही व्हीटस्टोन ही ब्रिज, जो प्रिंसिपल दिया था उसने वही है, बस ये बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे एक और आ जाता और ये ऐसा हो जाता, मान लो ये ऐसा हो जाता तो यहाँ पे होता, और ये मान लो यहाँ पे, ये मान लो क्या था, सुनो देखो, अगर ये ऐसा हो जाता कुछ, यहाँ पे R8 तो ये मान लो R9 है, और यहाँ पे R10 है, और यहाँ पे R11 है, कुछ ऐसा होता। और यहाँ पे कंडीशन होती कि R1 इक्वल टू R3 ऐसा होता, तो इसमें ये तीनों ही हट जाते, तीनों ही हट जाते। ये ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे, बीच वाले सारे हटते रहेंगे, ठीक है। बस ये करना है फॉलो। चले आगे। देखो ये वही क्वेश्चन है, दिस अपॉन दिस 1/3 इक्वल टू में 2/6 इक्वल टू में 3/9। ये सारे क्या है? इक्वल एक दूसरे के, है ना। 1/3 इक्वल टू में 1/3 इक्वल टू में 1/3। तो इस केस में इन दोनों को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना, यही तो उसका प्रिंसिपल है, हटा दिया। अब ये सारे किसमें? सीरीज में, और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो क्या होता है? ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू में कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18, 6 प्लस में 18, तो कितना आएगा 6 इंटू 18 बाय में 24, 2/9, 9/2, 9/2, 9/2 क्या है? रेजिस्टेंस है। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, ये इसमें आया हुआ है आईआईटी में 1998, इसमें ये क्वेश्चन आया था 5 equal resistance, each of resistance R are connected as shown in the figure. A battery of V volts is connected between A and B. The current flowing in AFCEB will be. करंट फ्लोइंग बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करंट ही तो निकाल रहे हैं, है ना, 12 से स्टार्टिंग से करंट ही निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। सुनो देखो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है ना, ए जो ए दिख रहा है, इसको ऐसे पलट देते हैं, बाहर की तरफ ले आते हैं, इससे इस ट्रायंगल से बाहर की तरफ, इस सारा ये ए आएगा तो ये सारा पोर्शन ही आएगा ना, ये वाला सारा पोर्शन आएगा, ठीक है। इसको बाहर लेके आते हैं, पहले इसको बाहर लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये ए पॉइंट, ये एफ पॉइंट, इसको ऐसे कर दिया, समझ रहे हो ना, इसको क्या कर दिया ऐसे। इसने क्वेश्चन में नहीं बोल रखा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजीली ये हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कर दिया तो इसे कब हटा देते हैं, हटा दे इसको, हटा दिया। चलो, ये यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर था, अब ये बी है, इसको भी बाहर ले आते हैं, जो ये बी दिख रहा है इसको भी बाहर ले, ठीक है, लाते हैं। बी को बाहर ले आए, बी आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं और अब देखना कितना इजीली हो जाएगा। तो कुछ बार चीजों को सोल्व करना जरूरी है, सिंप्लीफाई बिना तो होता ही नहीं है। सुनो देखो, ये आर और ये आर, बताओ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, अरे 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 अरे, ये दोनों आर सीरीज में है, इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2R, 2R आएगा। ये आर और ये आर, ये भी सीरीज में है ना, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2R, दोनों का 2R आएगा, इसका भी 2R, इसका भी 2R आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस एक बैटरी लगा देंगे, एक बैटरी लगा दी, ऐसे हमें करंट की वैल्यू पता करनी है, आर ये आ गया 2R आ गया, ये बैटरी हमने अपनी मर्जी से लगाई है, ये 2R और ये 2R, ये दोनों बताओ किसमें कनेक्टेड, अब पैरेलल में है, पैरेलल में मानते हो, पैरेलल में तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास, आर आ गया ना, आर, आई की वैल्यू फाइंड कर लो कि इस बैटरी में से करंट कितना जाएगा, देखो इसने बोल रखा है अ बैटरी ऑफ वी वोल्टेज इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, खुद से नहीं लगाई, ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करनी थी, वो हमने कर दी, V बाय आर ही होगा, वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो V बाय आर, तो मतलब इस बैटरी में से कितने का करंट आएगा, V बाय में R, ये जा रहा है V बाय आर, ये गया, यहां से जाएगा V बाय आर, यहाँ पे V बाय आर, अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू R और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू R, दोनों जगह R आ रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो करंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ हो गया, तो आंसर आ गया V बाय में 2R इज द आंसर। देखो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, करने के बाद इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस
क्या निकाला था, आर इफेक्टिव निकाला था, कितना आया 2R। क्यों आया, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड थे। यहाँ पे ये दोनों आर किस में थे, सीरीज में कनेक्टेड थे, तो इनका भी आर इफेक्टिव कितना आया 2R। अब ये 2R और ये 2R ये दोनों किस में थे, पैरेलल में था, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया, आर आ गया। यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड करी। इसने बोला था बैटरी को कनेक्ट करना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसमें से करंट फ्लो करवा दिया V/R का, तो और यहाँ से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, बस आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है आगे चलते हैं। अब ना इसमें क्या कर रखा है इसने ना, रेजिस्टेंस के बजाय कैपेसिटर्स दे दिए। क्या दे दिए, कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर के केस भी उसका जैसा, ये फॉर्मूले तो सारे सेम ही लगेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस के केस में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम जो उसका इफेक्टिव निकालते थे, आर इफेक्टिव निकालते थे। वो कैसे निकालते थे, R1 + R2 करके। क्या होता था जब वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका इफेक्टिव ऐसे निकालते थे। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो करते थे 1/R1 + 1/R2। लेकिन कैपेसिटर के फॉर्मूले में, कैपेसिटर के केस में ये इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होता है, अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और सीरीज में कनेक्ट है, किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो इस केस में जो इफेक्टिव निकलता है इसका, वो निकलता है 1/C1 + 1/C2 से। ये इसका ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और अगर पैरेलल में है तो होता है C1 + में C2। तो ये याद रखना कि कैपेसिटर के केस में जो रजिस्टर वाला केस है वो उल्टा होता है, सारे अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मेन बात तो यही थी याद रखने की, ठीक है। देखो क्या है इसमें, 1/2 = में 4/8, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इसे हटा दिया। ये दोनों किस में कनेक्टेड है बताओ, किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कैसे निकालेंगे, 1/C इफेक्टिव, 1/ रुको, ऐसे नहीं, सीधा ही निकाल लेते हैं। सुनो क्या करें इसमें, 1 × में 4, 1 + 4 कितना आएगा, 4/5। ये किस में कनेक्टेड है दोनों, ये भी सीरीज में है, तो 2 × में 8 बाय में 2 + 8 मतलब 16 में 10 मतलब 8 में 5, 8/5। अब नेट सी निकाल लें, सी इफेक्टिव नेट निकाल लें। अब ये जो इसका इफेक्टिव आया हुआ है 4/5, इसका कितना है 8/5। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों किस में है बताओ, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या करते हैं, C1 + C2 यही करेंगे। तो 4/5 प्लस में 8/5, 12/5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, बस इसमें यही था कि अगर सीरीज में कनेक्टेड हो और कैपेसिटर गिवन है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस केस में अगर सी इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला होता है C1 + में C2। इन दोनों का इफेक्टिव निकाला, इन दोनों का इफेक्टिव आ गया। यहाँ पे आया था 4/5, यहाँ पे आया था 8/5। अब ये 4/5 और ये 8/5 दोनों पैरेलल में थे, तो C1 + C2 कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक, ओके जी। ये क्वेश्चन और सुन लो। देखो 2/6 = में 4/12, 1/3 = में 1/3, तो इनसे हटा सकते हैं, हटा दिया, ठीक है। अब ये दोनों बताओ किस में कनेक्टेड है, इसमें है ना। तो 2 × में 4, 2 + में 4, 4 × 2 = 8, 2 और 4 6, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, 4/3। ये दोनों इसे भी ऐसे निकाल लेते हैं, 6 × 12, 6 + में 12, 6 × 12 कितना होता है, 6 × 12 ही रहने दो इसे, 12 और 6 18, 3 पे 4 पे, तो 4। ये दो सीरीज में। अब ये इसका इफेक्टिव और ये सारे किस में है, पैरेलल में। मतलब इन दोनों का इफेक्टिव कितना आया है, 2 और 4 का इफेक्टिव कितना है 4/3। इन दोनों का कितना है 4 और इसका 2। ये चारों क्या है, पैरेलल में है, तो कैसे निकालेंगे, C1 + C2 + C3 यही करेंगे। तो 4/3 प्लस में 4 प्लस में 2, 3 एलसीएम कितना आएगा
12, 6, 4, यही आएगा क्या? 4 4 10, 22, 22/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सुन लो भाई। देखो 1/3 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 3/9, सबका मतलब एक ही है ना? सबका मतलब क्या है यहाँ पे? एक ही है, मतलब सारे इक्वल है, सबके सेम है। 1/3 इक्वल टू में 2/6 करेंगे तो भी 1/3 और 3/9 करेंगे तो भी 1/3, यही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं क्योंकि इनमें से कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये तीनों किसमें? सीरीज में, तो 1/c इफेक्टिव निकाल लो, कितना आएगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस में 1/c3, 1/c1 1 प्लस 1/c2 2 प्लस 1/3। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? एलसीएम ले लो, 6 नहीं आएगा, 6 ही आएगा क्या? 6 ही आएगा। ऊपर 6 प्लस 3 प्लस में 2 तो 11/6, ये आया 1/c इफेक्टिव। सी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/11। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं, करें इनकी बात। ये भी ऐसे निकलेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस में 1/c3, ऐसे आएगा। ये भी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, सी इफेक्टिव कितना आएगा? 18, 6 2 3, 6 ही आएगा। ये 3 पे, ये 2 पे, ये आएगा 11/18। और सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा फिर? 18/11। सी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जो इसका इफेक्टिव आया है और इसका इफेक्टिव आया है, इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल में, पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं? c1 प्लस c2, तो 18 प्लस में 6 प्लस में 11, 6/11 प्लस में 18/11, ये कितना आ जाएगा? 24/11, 24/11 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके जी, डन हो गया। कल कुछ और स्टार्ट करेंगे।